आपका अध्याय 12 में कक्षा 10वीं बोर्ड स्पेशल क्लास। आज हम इसमें कुछ फॉर्मूले आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जो मेन फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार से यूज़ होंगे। आज हम बात कर लेते हैं, हमने पिछली कक्षा 12वीं में पढ़ा था घन के बारे में, घनाभ के बारे में और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। लेकिन बेलन का जो है हमारे पास फॉर्मूला है आयतन निकालने का, वो क्या है? तो इस लिख लेते हैं फॉर्मूला। लिखेंगे बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। बाकी तो हम सब चीज़ लिख लिया है हमने। तो बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बेलन का आयतन मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बेलन बना के दिखाया था कि इस प्रकार से एक अवस्था होती है बेलन की। इसमें इस प्रकार से नीचे इसका आधार होता है वृत्त के जैसा, और वो वृत्त वाला फॉर्मूला लगता है फिर उसमें, चाहे वो परिधि का हो चाहे फिर उसके आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये हमारा बेलन होता है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा? तो बेलन का हमने छठी कक्षा में भी पढ़ा है। छठी कक्षा में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया जाता था कि 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसमें ये आधार होते हैं, ये बेलन के आधार होते हैं, और इसमें ये ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होती है हमारी। और ये बेलन का जो है आधार होते हैं, ये आधार का क्षेत्रफल, इनको दोनों को आधार बोला जाता है। ये भी आधार होता है और ये भी आधार होता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है, इसलिए बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ये फॉर्मूला हमारा लगता है। तो इसको ही लगाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आधार का क्षेत्रफल का बराबर किसके होता है? आधार का क्षेत्रफल जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। तो क्या आता है ये? पाई आर स्क्वायर गुणा में एच करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला बनेगा बेलन के आयतन का। अब बात कर लेते हैं शंकु की। शंकु जो है वो जोकर की टोपी के जैसा होता है, उसको हम आपको समझाते हैं चित्र के माध्यम से। ये टॉपिक है हमारा नंबर 4 टॉपिक 4 में हम पढ़ेंगे शंकु। शंकु जो है वो कैसा होता है? इसको इंग्लिश में कोन बोला जाता है। और शंकु जो है वो इस प्रकार का होता है, एक त्रिभुज जैसा, यहाँ से ऊपर से ऐसा तिकोना और अंदर से ऐसा वृत्त जैसा, ये यानी जोकर की टोपी जैसा होता है। ये इस प्रकार का शंकु होता है। तो देखने में शंकु का ये चित्र है हमारे पास। तो इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो एक त्रिभुज बनती है यहाँ पे। ये देखा जाए तो यहाँ पे त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ पर ये उसकी ऊंचाई है, हाइट, और यहाँ पे यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये डॉटेड करके, तो ये हमारे पास बनती है इसकी लंबाई, ये उसकी हो गई हाइट, और ये आर इसकी त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या। तो ये 3 चीज़ें इसमें मेन होती हैं। और इसको देखने से पता चल रहा है कि इसमें 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसमें हमारे पास एल, एच और व आर में संबंध है। कौन सा? पाइथागोरस वाला संबंध है। अगर आप संबंध की बात करें तो पाइथागोरस वाला संबंध भी यहाँ पे शो हो रहा है। और इसमें कर्ण के अनुसार, अगर हम कर्ण का देखा जाए तो कर्ण के अनुसार क्या बात आ रही है हमारे पास? कर्ण का अगर वर्ग करें तो ये किसके बराबर होता है? पाइथागोरस के अनुसार आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है। तो इस पॉइंट को भी हमें नोट कर लेना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल के सामने है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये कर्ण हो गया एल। तो इसलिए हम लिखेंगे इसको एल का वर्ग बराबर होगा आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग। इसको भी आपको नोट कर लेना होगा, ये भी नोटवर्दी क्वेश्चन पॉइंट है शंकु में, इसको आपको रिमेंबर करना होगा। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट। आपको जो सीखना है तो आपको नॉर्मली आपने समझ लिया, और याद रखना है आपको कि आपके पास ये याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगता है, और इसमें 90 डिग्री की एक त्रिभुज बनती है, जैसे कि ये 90 डिग्री का त्रिभुज बनती है। इसमें लंबाई होती है, यानी ये एल होता है, ये त्रिज्या होती है, और ये हाइट होती है। इनको सबको मिलाकर इसमें ये त्रिभुज अपना कार्य करती है। तो इसको भी नोट कर लेना है। आधार वृत्ताकार होता है,
तो इस प्रकार यहाँ पे आपने शंकु को समझ लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, पेपरों में इससे रिलेटेड जरूर आता है शंकु के बारे में। तो डायरेक्ट आपको लर्न करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हम वक्र पृष्ठ ही लिख लेते हैं। वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई आर एल। इसमें हम क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ में आर और पाई आर एल, आर और एल लेंगे वक्र पृष्ठ में। तो वक्र पृष्ठ में जो बाहर की तरफ दिखाया जाता है उसमें सिर्फ एल और आपको आर ही दिखाई देगा, एच तो अंदर की तरफ होता है वो दिखता नहीं। तो इसलिए इसके लिए आपको पाई गुणा आर एल करना पड़ेगा, त्रिज्या गुणा जो इसकी ये लंबाई दे रखी है साइड से तिरछी। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, संपूर्ण शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उसके लिए होगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये सब क्षेत्रफल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो इसके लिए आपको नोट करना होगा, समझना होगा। इसके बाद संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास होगा, लिखेंगे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। इसका शंकु का आधार भी जो है किस जैसा होता है, वृत्त जैसा होता है, इसलिए इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वृत्त वाला ही फॉर्मूला लगेगा, आधार वाला। वही आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, तो बहुत ही आसानी से आप इस सवालों को, शंकु का मान ये जो भी है हल कर लेंगे, क्योंकि ये बेलन जैसा ही है, इसका जो नीचे का आधार है वो सेम बेलन जैसा ही होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हुआ प्राप्त, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस में आधार का क्षेत्रफल क्या लगाया था हमने, पाई आर स्क्वायर। तो ये है ना, तो इनको आपस में देख लो क्या कॉमन है इनमें, इनसे ही फॉर्मूले आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे। तो इन दोनों में पाई कॉमन है, आर कॉमन है, अंदर क्या रह गया, एल प्लस आर, क्योंकि एक आर है बाहर ले लिया तो एक आर अंदर बचा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इसका, संपूर्ण वक्र यानी शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला थर्ड पॉइंट पे क्या है, शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला है, शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला है, बराबर होता है ये शंकु का आयतन जो है बेलन का आयतन का अगर हम बात करें तो शॉर्टकट में अगर आपको मैं समझाऊं इसको में, जैसे हमारे पास ये बेलन होता है, बेलन इस प्रकार से हमारा बेलन होता है। तो बेलन और शंकु, शंकु इस प्रकार से है। तो अगर हम इसमें बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हमारा हो गया शंकु, इसको बोलते हैं त्रिज्या आर, और इसको बोलते हैं हाइट, और इसी प्रकार से यहाँ तक इसको बोलते हैं हमारी आर त्रिज्या, और यहाँ पर भी आर होता है, और यहाँ से यहाँ तक मिला के जो होती है हाइट, यानी इसको कह लो, चाहे इस साइड से इसको हाइट कह लो, ये हाइट होती है इसमें। तो इसके अंदर जो है आर और ये एच, तो यहाँ पर आर और ये एच इस प्रकार से है। तो इसमें यह है बेलन का आयतन जो है 3 गुणा शंकु का आयतन के बराबर होता है। ये बेलन का आयतन किसके बराबर होता है, 3 गुणा शंकु का आयतन। यदि किसी बेलन का आयतन 54 क्यूब सेंटीमीटर है तो उसी त्रिज्या व उसी ऊंचाई शंकु का आयतन क्या होगा। तो ये एक अगर हम सवाल कर दें आपको, तो जो एक नॉर्मल सी धारणा है, बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन अगर इसमें से जो पानी है या कुछ चीज इसमें ट्रांसफर करें तो शंकु जो है उसका 3 गुणा होता है, 3 गुणा होता है किसका, बेलन के आयतन का। तो इसलिए बेलन का आयतन
बेलन का आयतन जो है वो बराबर है 3 गुणा शंकु का आयतन। ये आपको नॉर्मली याद रखना है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेलन का आयतन किस किसके बराबर भी होता है, 3 गुणा शंकु के आयतन का बराबर होता है। अगर हम शंकु का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 इसके बटे में चला जाएगा बेलन के आयतन में। आगे बढ़ने पर अगर हम शंकु के आयतन की बात करी जाए बराबर से, तो फिर क्या होगा, ये चला जाएगा बेलन का आयतन, जैसे बराबर में होता है ना, नीचे चला जाता है 3 से गुणा में इधर का, तो उधर जाके दूसरी तरफ भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर 3 भाग में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन के आयतन के बराबर हो जाएगा, शंकु के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन बटे बटे 3 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया यहाँ पे आपके लिए मैंने। तो आयतन जो होगा, शंकु का आयतन होगा, उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/3 गुणा बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला शंकु के आयतन के, बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे गुणा में लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन का था, तो इसके गुणा में 3 आ गया, चाहे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके हम इसको लिख सकते हैं। तो क्लियर है कंसेप्ट, इस तरह ये फॉर्मूला बना है बेलन शंकु का आयतन। क्लियर है यहाँ पे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं गोले की। तो अब बात कर लेते हैं गोले की। चौथा पॉइंट आ जाता है, शंकु हमारा क्लियर है, शंकु और आयतन में, बेलन के आयतन में आपस में समानता है, वो हमने प्रूफ करी, और आधार से रिलेटेड बात आपको बताई, कंसेप्ट क्लियर किया। अब बात कर लेते हैं गोले की। गोला है हमारा 5वां पॉइंट, गोला। गोले में क्या है, नंबर 5 कंसेप्ट का टॉपिक 5 है गोला। गोला गोला एक जो है वो जो है 3D होता है, और यानी यह वृत्त नहीं होता, वृत्ताकार नहीं होता, वृत्त जैसा नहीं है। वृत्त जो है वो सिर्फ हम चित्र बना सकते हैं, वो 2D होता है, और गोला जो है वो 3D होता है। 3D कंसेप्ट है, यानी ये अपने, अगर हम लुढ़का दें गोले को, तो ये अपने आधार से उसे छूता है, तो हर हिस्सा जो है टच होता है गोले का। गोले को में 3 विमाएं होती हैं। गोले को जमीन पर लुढ़का दें तो वह जमीन को टच करता है। गोले को हाथ से ले सकते हैं, वृत्त को हाथ से नहीं ले सकते, इसे हम बना सकते हैं। गोला जो है 3D आकृति में होता है, वृत्त 2D आकृति होती है, जिसे कॉपी पर ड्रॉ किया जा सकता है, जो वृत्त है। तो सिक्का, इसी प्रकार से अगर पूछा जाए, सिक्का सिक्का क्या है, सिक्का एक बेलनाकार होता है, सिक्का गोला नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हाइट भी होती है। तो ऊपर से और नीचे से अगर हम देखें तो वो वृत्ताकार लगता है, लेकिन उसके अंदर छोटी या मोटाई होती है। तो इसलिए सिक्का जो होता है ना, 5 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, तो उसमें थोड़ी मोटाई होती है, वो बेलनाकार होता है। तो आपको ये रिमेंबर रखना होगा पॉइंट। तो गोले को हम स्फेयर भी बोलते हैं, स्फेयर गोला। तो इसके गोले का अब हमें क्या क्या देखना है। एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका अंदर वक्र पृष्ठ नहीं होता, वक्र पृष्ठ नहीं होता, और इसके अंदर हाइट भी नहीं होती है। अगर बात की जाए, इसकी त्रिज्या ही जो आर होती है वही हाइट के बराबर देखी जाती है। जब हम फॉर्मूले में, अगर हमें सवालों में आगे जरूरत पड़ेगी, तो उसकी हाइट जो है वो आर को समझकर हाइट में से घटा दिया जाता है, जिससे हमें जो सवाल करने में आसानी होती है, जैसे जैसे हमारे पास आगे सवाल आएंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ना तो संपूर्ण की बात करता है, ना वक्र पृष्ठ की। तो इसके लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, हमेशा क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो गोला जो हम आपको सामने बनाकर दिखा देते हैं आपको। गोला इस प्रकार से एक गोलाकार होता है, इसकी त्रिज्या होती है, इसको आर बोलते हैं, और ये 3D उसमें होता है। ये जहाँ पे जो अगर लुढ़का दिया जाए, ये 3D साइज में होता है, ये ज़मीन को पूरा टच करता है, तो हर हिस्सा इसका ज़मीन को टच करता है। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, ये इस गोले का फॉर्मूला हमारे पास, हमें डायरेक्ट रिमेंबर रखना होगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, वैसे तो वृत्त का क्षेत्र पाई स्क्वायर दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए यानी 3D आकृति होती है, तो इसलिए इसके पास फॉर्मूला हमारे पास 4 गुणा पाई आर स्क्वायर लगेगा। यह आपको याद रखना है। गोले का वृत्त जैसा होता है, लेकिन 3D आकृति में होता है, इसलिए ये सॉलिड होता है। इसके लिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर होगा।
वृत्त जैसा दिखता है लेकिन वृत्त होता नहीं है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है जो है पाई आर स्क्वायर, जैसे वृत्त से रिलेटेड दिख रहा है तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, चारों तरफ से ये सॉलिड होता है तो इसलिए 4 गुणा पाई आर स्क्वायर इसको कंसेप्ट में फॉर्मूला बनता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाला जाता है इसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता इसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि यह संपूर्ण कंप्लीट गोला होता है। और अगर बात की जाए अर्धगोले की, उसमें वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है, 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, जो आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद बात कर लेते हैं गोले का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, दूसरे पॉइंट में आयतन। तो आयतन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 4/3। आयतन जो हमेशा क्यूब में आता है, तो इसके लिए हमारे पास घन लगेगा 4/3 पाई आर का क्यूब, आर का घन, ऐसे ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, अर्धगोले के बारे में। तो अर्धगोला क्या होता है, अब आ जा नंबर 6 टॉपिक हमारा, टॉपिक नंबर 6 अर्धगोले के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्धगोले में, अर्धगोला है को भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोले को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अर्धगोला बोला जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं हेमी स्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। तो ये जो है अर्धगोला कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अर्धगोला ऐसा होता है और ये इस प्रकार से ऊपर से वृत्ताकार होता है अर्धगोला, और ये इसकी यहाँ पर त्रिज्या होती है, इसको आर बोलते हैं, ये आर, और अंदर से सॉलिड होता है यहाँ पे त्रिज्या, और ये ऊपर से देखने में वृत्ताकार लगता है, वृत्ताकार लगता है ऊपर से, कैसा लगता है, वृत्ताकार। इसलिए इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसलिए, तो इसके लिए हमारे पास वक्र पृष्ठीय होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगता है ना, तो इसलिए इसकी एक तरह से इसकी परिधि को भी दिखा रहा है ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा। तो आयतन की अगर बात करी जाए तो जो पूरे गोले का आयतन है, अगर हम उसे 2 से भाग कर दें तो अर्धगोले का आयतन निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात पहले कर रहे हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, यह हमें समझना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ का होगा फॉर्मूला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में पूछा जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, क्षेत्रफल ही होता है, लिख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, या संपूर्ण पृष्ठ भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण में क्या हो गया, क्योंकि ये वृत्ताकार भी होता है इसलिए ऊपर के वृत्त का जो हमारे पास कंसेप्ट है क्लियर हो रहा है, पाई आर स्क्वायर, उसका फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाता है। 2 पाई आर स्क्वायर तो वक्र पृष्ठ ही है, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में हमारा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का लग जाता है फिर ऊपर का, तो इसमें वृत्त में पाई आर स्क्वायर है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का बराबर किसका होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये प्लस करना है ना तो कॉमन नहीं लेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है अपन जुड़ जाएंगे तो आर का स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कंसेप्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं, इस कंसेप्ट को भी हमने क्लियर किया यहाँ पे, क्योंकि वृत्ताकार है, वृत्त का जुड़ गया, बस वक्र पृष्ठ का आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो
टू पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो भी ऐड हो जाएगा। तो इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का। तो इससे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर आपस में जुड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक होता है, 1 पाई आर स्क्वायर है ये 2 पाई आर स्क्वायर है, तो जुड़ने के बाद क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लियर है। इसके बाद अर्धगोले का आयतन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है। जो आपके पास गोले का आयतन है उसके उसको अगर 2 से भाग कर दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए तो कितना आएगा, 1/2 से काट दो तो आपके पास आएगा अर्ध गोले का आयतन होगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का क्यूब यह होगा आपके पास, यानी उसका आधा कर देंगे पूरे गोले के उसका। तो सिंपली अगर आपको समझाया जाए, जैसे पूरे गोले का आयतन 3/4 पाई आर क्यूब है, तो इसका आधा करना है। तो आधा करेंगे तो 1/2 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 2/3 पाई आर का घन, ये आपके पास प्राप्त होगा। तो 2/3 पाई आर का घन तो क्यूब। तो इस प्रकार से क्लियर है हमारे 6 के 6 फॉर्मूले, हमने आपको बता दिया इनके बारे में। अब मिलते हैं आपको सवालों की अगले भाग में वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।